आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। हम अपने इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे एक्स डिविडेंड फंड और लॉन्ग टर्म गेन्स की। रिसेशन की लहर से पूरी दुनिया परेशान है, ख्वाह अमेरिकी बाजार हो, जापान के बाजार हो या फिर यूरोप के बाजार। इंटरनेशनल बाजार पर असर और उनके मंदी से बचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इन हालात में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? एक्स डिविडेंड फंड क्या चीज़ होती है? लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए हमें किस तरह के ऑप्शंस सेफ और सिक्योर मिल सकते हैं? म्यूचुअल और शेयर बाजार, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जरिए या ट्रेजरी, इंडिया पोस्ट की स्कीम्स, इन्हीं सब को डिटेल में समझने के लिए हमने इनवाइट किया है जाने माने इन्वेस्टमेंट गुरु और सीए विमल जैन साहब को और जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली को। आप दोनों का स्टूडियो में हम वेलकम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपसे। ये बताएं कि अगर बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और सपोज मान लें 50 लाख रुपए रखा हुआ है, तो क्या हम उसे बैंक में ही पड़ा रहने दें या फिर हम उसको कहीं इन्वेस्ट करके उस पैसे से और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं? क्या सेफ ऑप्शन है? सोनिया, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है और मैं उसे इन्वेस्ट नहीं करता तो उसका सीधा मतलब है कि मेरा पैसा टूट रहा है। इन्फ्लेशन रेट 6% है मान लीजिए, और आपने अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो फिर क्या होगा? 6% से आपका पैसा टूट रहा होगा। अब जब आपके पास सरप्लस मनी है जो आपके बैंक अकाउंट में है, तो अब आपको देखना है कि मुझे करना क्या चाहिए, जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सैलरीड क्लास हो या बिजनेसमैन हो या किसी भी एज ग्रुप का हो, यंग एज ग्रुप हो, मिडिल एज ग्रुप हो या सीनियर एज ग्रुप हो, वो सबसे पहले अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है कि मेरे पास सरप्लस फंड कितना है। फिर वो ये आइडेंटिफाई करता है किस पैसे को मैं कहाँ पे लगाऊं, किस फंड में लगाऊं। वो रिस्क देखना चाहता है कि जब मैं पैसा लगाऊं तो उसमें रिस्क कम हो। उसके साथ वो ये देखता है कि उस पर रिटर्न कितना मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास लार्ज कैपिटल गेन की जब हम बात करते हैं ना, तो दो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हमारे सामने होते हैं। एक होता है ग्रोथ ऑप्शन, एक होता है डिविडेंड ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन क्या होता है? ऐसे कई फंड अवेलेबल हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, यानी आपने मान लीजिए 10 रुपये पर यूनिट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया, उस पर जितना भी फायदा होता है, फंड मैनेजर उस पर जितना भी फायदा कमाता है उसको री इन्वेस्ट करता रहता है। एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन होता है, दैट मे बी 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन प्लान अवेलेबल टू यू। यानी वो जो री इन्वेस्टमेंट करता रहता है वो भी ग्रोथ होता है। अब ये किसके लिए फायदेमंद है? जो हाई रिटर्न लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे रिटर्न के ऊपर अच्छा मुझे रिटर्न मिले, इंटरेस्ट अच्छा मिले, और वो पीरियडिकली, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, वो कोई डिविडेंड नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि इस पे जो भी इनकम जनरेट हो वो री इन्वेस्ट होती रहे और जब मैच्योर्ड हो तब मैं एक साथ पैसा वापस लूँ। तो अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपके माइंड में भी आ रहा होगा, और कई बार हमारी नीड होती है कि मुझे एजुकेशन के लिए चाहिए, मुझे हाउस प्रॉपर्टी परचेज के लिए चाहिए, शादी होने वाली है उस टाइम पे चाहिए, या मैं अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ, तो ग्रोथ ओरिएंटेड ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। एक डिविडेंड ऑप्शन जो हमारे पास है, जिस पे आपने कहा सोनिया, डिविडेंड ऑप्शन ऐसा है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि पीरियडिकली मुझे उसमें डिविडेंड मिलता रहे, रिटर्न वापस मिलता रहे। वो पीरियडिकल आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। यानी आपकी नीड है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और पीरियडिकली उससे आपको पैसा वापस मिलता रहे, जिसको हम डिविडेंड ऑप्शन कहते हैं। अब ये जो हमने दो ब्रॉड एनालॉजी डेवलप की, ग्रोथ ऑप्शन वर्सेस डिविडेंड ऑप्शन, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं जहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे पास लार्ज कैप फंड होता है, मिडिल कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। अभी होता क्या है, अगर आम इन्वेस्टर्स है तो शायद उसको नहीं मालूम होगा।
स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ रही है, घट रही है, और हम देख रहे हैं आज की डेट में वर्ल्ड वाइड हमारा मार्केट जो है वर्ल्ड वाइड गिर भी रहा है, बट इंडिया में सस्टेन कर रहा है जी। तो लार्ज कैप क्या है, मिडिल कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या, आपको परेशान नहीं होना। जो फंड मैनेजर है जो आपको ऑप्शन देता है, चाहे वो ग्रोथ ऑप्शन हो या डिविडेंड ऑप्शन हो, वो आपके लिए आइडेंटिफाई करता है कि आप लार्ज कैप में लगाना चाहते हैं या मिड कैप में लगाना चाहते हैं या स्मॉल कैप में लगाना चाहते हैं। अब इन तीनों के फायदे नुकसान अलग अलग हैं। लार्ज कैप में जब आप लगाते हैं तो वो जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी जिनको हम लार्ज कैप कहते हैं, उनका रिटर्न, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनका वर्थ बढ़ रहा होता है। तो यानी जो फंड मैनेजर होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि लार्ज कैप में लगाना है तो कौन सी कंपनी में लगाना है, मिड कैप में लगाना है तो कौन सी कंपनी में लगाना है। और हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें डे इन डे आउट स्टॉक मार्केट नहीं देखना, हमें ये नहीं देखना कौन सी कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। हमारे लिए तो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं कि मेरा फंड मैनेजर मेरे लिए सारा काम कर रहा है। तो आपके उसी क्वेश्चन पे वापस आता हूं जी। हम इस सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन शरद जी पहले ये बताएं आप हमें कि जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका साफ मतलब है कि आपका पैसा जो बैंक में पड़ा है वो घट रहा है। एक तरह से आप उसको कहीं लगाइए ताकि वो ग्रो हो आपका पैसा और आपको फ़ायदा हो। क्यों हम रखें 50 लाख रुपए बैंक में, क्योंकि चाहे आप सेविंग्स अकाउंट में रखें तो मुश्किल से 3% हो सकता है, या अगर आप उसको फिक्स्ड में भी रखें तो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि एज एन इन्वेस्टर या एज एन आम आदमी कितना परसेंट रिटर्न इज़ अ प्रैक्टिकल रिटर्न, पहले तो ये बात। और क्या सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बैंक में कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं, या हम अपने पैसे को बैंक से निकाल कर डीमैट अकाउंट खोल कर और हम कुछ और करें? बहुत वाजिब सोनिया आपने सवाल पूछा है, क्योंकि ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, खासकर पैसा बोलता है देखने वाले जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है आपने उनके दिल की बात, उनकी नब्ज़ पे हाथ रख दिया अगर मैं कहूँ। बिल्कुल ठीक बात है, बैंक में पैसा पड़ा रहता है, लाखों रुपए पड़ा रहता है। और मैंने तो देखा है सोनिया कि लोग सोचते हैं कि देखिए, हमें जो असली चीज़ समझने वाली ये है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप सेव कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो आपकी सेविंग है, पर उसको लोग इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। बस यही एक गलती होती है। तो मुझे लग रहा है उस लकीर को अगर हम बना ले कि आप सेविंग में, हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर, और मैं बाद में भूल ना जाऊँ इसलिए अभी बताना चाहूँगा कि आजकल ऐसे कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जहाँ आपको हैरानी होगी सुन के, और शायद हमारे दर्शकों को हैरानी होगी सुन के, कि 7% सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। यहाँ बैंकों का हम नाम नहीं लेते हैं, हम किसी प्रचार में नहीं पढ़ना चाहते, पर क्या वो सेफ है? हाँ बिल्कुल, बैंक है वो, आरबीआई द्वारा लाइसेंस बैंक्स हैं, बाकी बैंक्स की तरह हैं। तो खैर ये तो कुछ एक बैंक्स हैं, सब बैंक्स तो नहीं दे रहे, ज्यादातर रेट तो आपने देखा होगा 4-5% के आसपास है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में पहले तो फर्क जानना जरूरी है। तो आपका जो पैसा बचा पड़ा है वो सेविंग है, पर जब आप उसको कोशिश कर कर और किसी ऐसी जगह लगाते हैं कि आपको कोई रिटर्न आए, तब वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो एक पैसिव है जिसको कहते हैं वो बिल्कुल सोया पड़ा है, और दूसरा एक्टिव है, वो चेतन है, जाग रहा है और वो एक्टिवली आपके लिए कमा के दे रहा है। तो आपने जो सवाल तो पूछा, मैं इसलिए भी ये बोल रही हूँ क्योंकि कई बार अगर आपके अकाउंट में 30-40 लाख अगर पड़े हैं तो आपको बैंक से बहुत फ़ोन आते हैं और बोलते हैं, आपके खुद के मैनेजर्स बोलेंगे कि ये पैसा जो रखा है ये डेड फंड है, डेड मनी है, आप इसको क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, हम आपके लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। और आप ये सोचते हैं कि शायद कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे मेरे पैसे में। ये एक सवाल अहम यहाँ पर इसलिए हो जाता है। सोनिया, बैंक दो तरीके की सर्विस देते हैं। एक तो बैंक के खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, बैंक में एफडी हो गई, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, ये तो बैंक के खुद के प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे मैंने सेविंग्स का बताया, सेविंग्स में बैंक वाले आजकल कुछ एक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। दूसरा, बैंक आपके लिए जो आपने बात कही, एक और काम जो वो देखता है, आपने ठीक कहा 30-40-50 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो आपको फोन करके बोलेगा कि आप हमारी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज लीजिए। करेक्ट। हम आपके लिए, जैसा बिमल बता रहे थे कि हम आपके लिए म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, हम आपके लिए यहां लगाएंगे आपको, पर वो उसमें ध्यान रखने वाली बात यह कि वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट है, बैंक का खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है। बैंक आपका एजेंट बनकर कहीं और लगाएगा म्यूचुअल फंड में, जैसे आप किसी कंसल्टेंट की सलाह से लगाते। एक बहुत जरूरी पॉइंट सोनिया जो आपने उठाया, जिसका मैं समझता हूं अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो हमारे दर्शक महरूम रह जाएंगे बहुत जरूरी बात से, वो ये है कि इन्फ्लेशन, महंगाई आजकल है करीब करीब 7%। सीपीआई की दर देखें जो लास्ट पिछले महीने की आई,
7.01 आई, बहुत तकलीफ देने वाली है, ज़्यादा है। सरकार भी इसको लेके बहुत परेशान है, दुनिया भर परेशान है, भारत में क्या। अब आपका इन्वेस्टमेंट उस 7% से ज्यादा रिटर्न देना चाहिए, वरना जो विमल ने बात कही थी कि आपका पैसा लूज हो रहा है, क्योंकि आपका मान लीजिए आप तो 5% रिटर्न ले रहे हैं, इन्फ्लेशन है 7%, तो आप मान लीजिए, ये मान के चलिए आप कुछ नहीं करते, ना कहीं नौकरी करते हैं, ना कहीं बिजनेस करते हैं, आप उसी पैसे के सहारे, कल को ऐसा टाइम आएगा जब आप रिटायर होंगे, तो ऐसा हर व्यक्ति के, हर शख्स के जिंदगी में ऐसा टाइम आता है जब वो चाहता है कि मैं रिटायर हूं और मैं आराम से बैठूं और मेरे जो पैसा जिंदगी भर मेहनत करी है वो अब पैसा मेरे लिए कमाए, मैंने तो बहुत कमा लिया। तो ये तो हो नहीं रहा। आप तो इन्फ्लेशन, आप जब सामान लेने जाते हैं तो 7% उस पर इन्फ्लेशन है सालाना, और 5% आपका, तो आप 2% पैसे को लूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि आपका जो पैसा बैंक में आइडल पड़ा है, कम से कम ऐसी जगह लगा हो, बड़ा आसान पैमाना है नापने का। 7% इन्फ्लेशन है तो कम से कम 8, 7.5, उससे बेहतर हो जाए 9, 10 में आप जा सकते हैं। अब यहां सवाल आता है कि आखिर कहां, अगर हम कैसी, और एक जो जरूरी बात है कि हर शख्स का जो प्रायोरिटी है इन्वेस्टमेंट की वो फर्क होती है। किसी को शादी ब्याह के लिए इकट्ठा करना है, किसी को मकान लेना है, किसी को बच्चों की पढ़ाई करानी है, किसी को अपने रिटायरमेंट के लिए, जैसे मैंने कहा कि भाई इतना पैसा हो जाए कि रिटायर होके आराम से अपना बैठे और पैसा कमाए। तो पहले आपको अपना जो ऑब्जेक्टिव है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, पहले वो सेट करना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज और सेट करनी पड़ेगी कि एक हम अंग्रेजी में बोलते हैं उसको इन्वेस्टमेंट में रिस्क एपेटाइट, कि आपकी जोखिम लेने की कितनी कैपेसिटी है, आप रिस्क कितना ले सकते हैं। ये दो चीजें जब आप डिसाइड कर लेंगे तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का जो माजरा है ना, ये सोनिया बहुत आसान हो जाता है और ये आपके लिए फ्रूटफुल हो जाता है और ये सेफ भी रहता है और आपको जो आप चाहते हैं वो पूरा होता रहता है। आपके ही जवाबों से इतने सारे सवाल मन में आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि पहले कौन सा सवाल पूछूं। लेकिन विमल, जैसे इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपकी इंटरेस्ट वापस आना चाहिए, तो हमेशा तो ये तो तय ही है कि जितना आपको सेविंग्स बैंक में मिलेगा वो हमेशा इन्फ्लेशन से कम ही होगा, तो ये ज़्यादा तो हमने कभी देखा नहीं। दूसरी बात ये कि हमने अप्रैल से लेकर और अगस्त के, अगर हम सितंबर के अगर आंकड़े देखें तो जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर अकाउंट्स हैं उनमें 70 लाख नए ऐड हुए हैं और ये अब करोड़ों में अकाउंट्स पहुंच गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब वो टाइम गया जब बैंक में आपका जो पैसा था वही रहेगा, तो वही जो मिलेगा 3-4% वही ठीक है? अब रिस्क एपेटाइट जैसे इन्होंने कहा वो अब चेंज हो रही है, ज़्यादा विमेन भी आ रही हैं शायद इन्वेस्ट करने के लिए, और शायद अब प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं। क्या ऐसा लग रहा है आपको? सोनिया, बिल्कुल बदल रही हैं। आप देखिए ना, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि अगर इन्फ्लेशन की रेट 7% है तो यानी आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पे रिटर्न 7% से आपको ज़्यादा मिलना चाहिए। अब आप बैंक के सेविंग में या फिक्स डिपॉजिट में क्यों रखेंगे जब वहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन 7% है? यानी अगर लेस देन 7% है तो यानी आपका रुपया टूट रहा है। जो मैंने कहा, टूटने का मतलब क्या होता है? जो आज 100 रुपये की वैल्यू है, अगर मैंने इन्फ्लेशन के हिसाब से उसे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 107 रुपये नहीं बनाए, तो कल जो मैं परचेज करने जाऊंगा उसके लिए मैं 107 रुपये दे रहा हूँगा, यानी 7 रुपये से मेरा वर्थ टूट गया। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना, जिस बैंक में मेरा पैसा पड़ा है सोनिया, क्या उसी में रखा रहूं? नहीं, ये एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा, बैंक आपको जब प्रपोज करता है कि बैंक के कुछ ऑप्शंस हैं, बैंक आपको टर्म डिपॉजिट देता है, रिकरिंग डिपॉजिट देता है, फिक्स डिपॉजिट देता है और कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान भी देता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि पैसा आपको लगाना कहाँ है। कई बार वो आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज, जो मैंने आपसे कहा, अभी आपने सोनिया राइट पर्सपेक्टिव में ये कहा भी कि म्यूचुअल फंड के जो धारक हैं वो बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP जिसको हम कहते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए। अब मैंने कहा एक इन्वेस्टर्स के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं। वो सबसे पहले अपनी रिस्क एपेटाइट देखता है कि मैं कितना जोखिम ले सकता हूं। कई हैं इन्वेस्टर्स जो ज़्यादा जोखिम लेना चाहते हैं और ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं। कई हैं कि नहीं भाई, मुझे रिटर्न बैलेंस मिले और रिस्क भी वो बहुत ज़्यादा लेना नहीं चाहते। कई ग्रोथ में प्लान करते हैं कि मुझे
पीरियोडिकल रिटर्न नहीं चाहिए। मुझे तो एक टाइम पीरियड के साथ, जब मुझे हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शादी करनी हो या मेरा रिटायरमेंट हो रहा हो, तो मुझे एक मुश्त पैसा मिल जाए। कई लोग प्लान करते कि नहीं साथ ब साथ मुझे पीरियोडिकल रिटर्न भी मिलता रहे। तो अब हमें बैठ के ये प्लान करना है मुझे पैसा लगाना कहाँ है। तो क्या इंडिविजुअली मैं शेयर मार्केट में जाके पैसे लगा सकता हूँ? सोनिया, नहीं लगा सकता, क्योंकि आम इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव है, शेयर्स के जो उतार चढ़ाव है, दे आर नॉट दैट एक्सपीरियंस, उनको उतना आइडिया नहीं होता। तो उनके लिए जो आपने अभी म्यूचुअल फंड की बात कही, जो आपने SIP की बात कही, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था कि म्यूचुअल फंड में आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, लार्ज कैप में लगाना, मिडिल कैप में लगाना, स्मॉल कैप में और फंड मैनेजर सब आपके लिए कर रहा होता है। आपको तो बस ये देखना है जो उनके पास पब्लिक डोमेन पे है। आप देखिए, ये फंड मेरे पास अवेलेबल है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इतना रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ये दे रहा है। तो आप उससे रिस्क एनालाइज कर सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में, जो इन्वेस्टमेंट मैं करना चाह रहा हूं, इसमें लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो ये जो धारक बढ़ रहे हैं, ये धारक सबसे पहले चाहते हैं कि इनका रिस्क कम हो, रिस्क को प्रोटेक्ट कर पाए। हाँ, साथ ब साथ रिटर्न भी चाहिए, क्योंकि 7% से ज़्यादा हमारा रिटर्न आना चाहिए। तो ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में सोनिया आप देखेंगे और नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो हमें मल्टीपल ऑप्शन देता है, ये हमारे लिए एक विंडो है कि मैं अपने पैसे को आइडल ना रखूं, अच्छी जगह इन्वेस्ट करूं और कम से कम इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न उसमें अर्न करूं। तो शरद जी, जिस तरह से विमल बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स उस रेस में आगे निकल रहे हैं जहां पर सेफ्टी है इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट, क्योंकि आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं है। आपको वो नॉलेज भी थोड़ी होनी चाहिए, आपको हैंग होना चाहिए मार्केट का, और दूसरी बात, आपका पैसा डूब भी बहुत सकता है अगर वो ऊपर भी जा रहा है। क्या 20% तक की रिटर्न आप हो सकता है कभी मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि -20 भी हो जाए। तो म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो इसमें डेट फंड्स भी होते हैं, इसमें मार्केट वाले शेयर मार्केट के फंड्स भी होते हैं। क्या आपके पास चॉइस होती है कि आप उनमें से कोई चूज कर लें कि किस में आपको पैसा लगाना है? जो फंड मैनेजर है वो, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो कितना अच्छा है, कितना समझदार है, क्या उसके कोई बायस तो नहीं है कुछ कंपनीज के साथ, ये सब आप कैसे तय करेंगे? देखिए, म्यूचुअल फंड सारे के सारे सोनिया सेबी के अंडर लाइसेंस्ड होते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इनको रेगुलेट करता है। तो आपने जो ये सवाल उठाया कि इन पे विश्वास करा जाए कि नहीं, इन पे यकीन किया जाए कि क्या वो कहीं इधर उधर बायस हैं, कहीं किसी से कमीशन ले रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं है। ये फंड्स बने होते हैं कि वो किस क्लास ऑफ शेयर्स में लगाएंगे। लार्ज कैप बोलते हैं जिनकी 20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। जो शेयर्स बाजार में होते हैं उनको कीमत से मल्टीप्लाई कर दें, 20,000 करोड़ से ऊपर वालों को हम लार्ज कैप कहते हैं। ये मैं सोच रहा हूँ दर्शकों को पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार हम स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो लोग सोचेंगे भाई ये किस मर्ज का नाम है। और 5,000 से 20,000 करोड़ तक जो होते हैं, हम एक तो नाम भी ले सकते हैं तो उनको आइडिया भी हो जाएगा। बिल्कुल, मिड कैप होते हैं और 5,000 करोड़ से नीचे के स्मॉल कैप्स होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि म्यूचुअल फंड भी, सोनिया मैं ये बताना चाहूंगा, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, मतलब जो शेयर्स में लगाते हैं, और आपने अगर म्यूचुअल फंड का एड कभी सुना हो तो उसमें एक लाइन बहुत जल्दी जल्दी बोली जाती है, म्यूचुअल फंड, वो लोगों को समझ नहीं आती। वो लाइन क्या होती है, हम धीरे बोल के दिखाते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब यह है, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं तो रिलेटिवली स्पीकिंग, अगर हम इसको कंपेयर करें सीधा शेयर मार्केट में कूद जाने से, तो उस कूदने से बेटर है। पर ऐसा नहीं है कि आप उस तालाब को आप बिल्कुल उसमें चखेंगे भी नहीं, उसमें छुएंगे भी नहीं, वो भी आपका शेयर। और हमने देखा है जो NAV, अभी ग्रोथ फंड की हम बात कर रहे थे, NAV आपने 10 रुपए लगाया और वो मान लीजिए, हम तो कहेंगे खुदा करे वो 20 रुपए हो जाए, 30 रुपए हो जाए, पर आपने उसको 10 रुपए से 8 रुपए भी आते देखा होगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा रिस्क होता है। उसका तरीका यह है कि जो दर्शक हमारे रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनको लगता है कि भाई हमें चाहे कम रिटर्न आए पर सेफ आए, मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग इस कैटेगरी के होते हैं। हालांकि हर शख्स चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा आए, खून पसीने की कमाई है। बिल्कुल, प्रिंसिपल कहीं ना जाए मेरा। तो डेट फंड बना हुआ है, डेट फंड में रेटिंग्स होती हैं। आपने देखा होगा किसी के आगे AAA लिखा होगा, किसी के आगे AA+, AA-, तो उन रेटिंग्स को चेक करके, जिसकी AAA+ है, AA+ है, उसको सिलेक्ट करके वहां पर भले ही आपको रिटर्न 8-7% आएगा, पर आपका कैपिटल सेफ रहेगा। तो इसमें तरीका क्या होता है,
हमारे दर्शक कहेंगे साहब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा रिटर्न आना चाहिए 7% से ऊपर, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि रिस्क मत लीजिए 7% 8% से, तो अब इसका कहां जाके बैलेंसिंग होती है? तो इसका तरीका ये, मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, तो वो क्या करे कि वो उसमें से कम 50% बिल्कुल सेफ जगह रखे। बिल्कुल सेफ से मेरा मतलब है उसमें बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं, मंथली इनकम प्लान है, पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, 50% को तो बिल्कुल वो सेफ रख के चले। उसमें से मैं जो सलाह देता हूं, क्योंकि अब ये भी होता है इसमें सोनिया के जितने भी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स हैं उन सबका नजरिया अलग अलग होता है। कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो चाहते हैं थोड़ा जोखिम लीजिए, पर मैं एक आम एवरेज इन्वेस्टर को लेके चल रहा हूं जिसमें सब आ जाते हैं। तो 50% आप बिल्कुल सेफ रखिए। 30 पैसे मतलब 1 लाख रुपए हैं तो 50,000 आपने सेव कर दिए, 30,000 रुपए आप म्यूचुअल फंड्स में लगाइए। उस 30,000 में से भी 15,000 आप लगाइए डेट में और 15,000 आप लगाइए इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अब सवाल उठा के बाकी का जो 20,000 बचा है उसका क्या किया जाए? उस 20,000 का मैं समझता हूं 10,000 आप किसी सलाहकार की मदद लेके, क्योंकि स्वाद चखना जरूरी है वो शेयर मार्केट में, पर लंबी टाइम के लिए ट्रेडिंग मत करिए। आपको अच्छा सा शेयर सेलेक्ट करके किसी सलाहकार से सलाह करके लगाइए। और 10,000 सोनिया, मैं ये बहुत स्ट्रांग सलाह देना चाहूंगा कि आप गोल्ड में जरूर लगाइए। यहां पर मेरा सोने की गहनों से मतलब नहीं है। गहनों में आप लगाएंगे तो गहनों को जब भी आप भुनाने जाएंगे वो मेल्ट होंगे तो काट लेंगे, सुनार कहेंगे साहब ये मेकिंग चार्जेस हो गए, ये इसमें अशुद्धि निकल आई, तो आपका तो आप गोल्ड के कॉइन्स मिलते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार निकालती रहती है, थोड़े थोड़े दिन बाद निकालती है। 10% मैं समझता हूं किसी भी निवेशक का गोल्ड, मुझे लग रहा है ऐसा कि आने वाले टाइम में सोनिया 3 से 4 साल में गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। हालांकि आजकल थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ है पर बहुत अच्छा, वो भी इंटरेस्ट रेट्स की वजह से। पर तो गोल्ड उसके अच्छा बारे में तो perform कहते हैं कि जितना ज्यादा फियर होता है मार्केट में, गोल्ड बिल्कुल, उतना ज्यादा ऊंचा गोल्ड जाता का है। दोस्त है अशांति, लड़ाई झगड़ा, जियोपॉलिटिकल टेंशन, और ये सब तो हम देख रहे हैं कि ये तो उबल रहा है, धीरे धीरे सिमर कर रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो मुझे लग रहा है 10%, तो ये एक आइडियल पोर्टफोलियो इसको माना जाएगा जहां आप रिस्क कम ले रहे हैं, थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, और एक आप लंबी अवधि के लिए लेके रख रहे हैं। तो इस तरीके से अब ये कॉम्पोजिशन सोनिया चेंज हो सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर ये बदलता रहेगा। आप सारे ऑब्जेक्टिव तो हम इस आधे घंटे के प्रोग्राम में नहीं कर सकते, पर हम मोटा मोटा सबको ये पता लग जाएगा कि इसको किस तरीके से करना चाहिए। और जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा रिटर्न भी जी हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल सीधा रिटर्न है, जितना रिस्क उतना। और जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए लगा देते हैं, तो वो तो बोलते हैं बिजनेस का दूसरा नाम रिस्क है, कि पैसा डूब भी सकता है। और आज तो ज्यादा रिटर्न अगर आप ले रहे हैं तो रिस्क के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बिल्कुल हर किसी को दिमाग में रखना चाहिए। जी, जैसे अकाउंट्स बढ़ रहे हैं पीएफ के लिए, माफ कीजिए म्यूचुअल फंड के लिए, वैसे ही अकाउंट्स बढ़ रहे हैं शेयर मार्केट के लिए भी। डीमैट अकाउंट्स ऑन द राइज हैं। तो ये यंगस्टर्स आजकल कहा जा रहा है कि बहुत इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली जब से वो ऐप्स आ गए हैं और बहुत इजी हो गया है इन्वेस्ट करना। जैसे कि एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, पर गैम्बल टाइप गेम्स हो गए हैं ऐप में। मज़ा आता है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर आपके अगर नीचे चले गए तो शायद आप परेशान भी होते हैं। लेकिन उस सब के बीच में कहते हैं बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी। तो हर आम आदमी भारत का किस तरह से ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा ले सकता है? सोनिया, क्वाइट ऑब्वियस। देखिए, बहती हुई गंगा में हाथ जरूर धोने चाहिए, ऐसे कहावत है। और क्यों धोने चाहिए कि देखिए, जब फ्लो अपसाइड हो तो आपको उसके अंदर जरूर हाथ डालना चाहिए। अब जो ऐप की आपने बात की और जो आपने कहा कि जो यंगस्टर्स हैं जो ऐप के जरिए पैसा डालते हैं, एक गैम्बलिंग एक देखने का तरीका होता है। गैम्बलिंग क्या होती है कि मैंने इंट्राडे सेल परचेज करना चालू कर दिया। अब मैंने इंट्राडे सेल परचेज करना चालू कर दिया, बाकी ये गैम्बलिंग है। या तो मैं मास्टर होना चाहिए सब्जेक्ट का, या मुझे सारी आइडियाज़ होने चाहिए कि जिस शेयर में मैं लगा रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है, तब तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इंट्राडे में ये गारंटेड नहीं है कि कोई प्राइस अप ही होगा या कोई प्राइस लो होगा। मेरा भी सजेशन आपको यही होगा, जैसे जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और आम आदमी की नज़रों से इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हम कभी गैम्बलिंग की बात नहीं करते। हम नहीं चाहते कि आपका पैसा टूटे और आप भी नहीं चाहते कि आपका पैसा टूटे। हमें करना क्या चाहिए? अगर मेरे पास पैसा है और मैं इक्विटी शेयर्स में पैसा डालना चाहता हूँ, ये ऐप जितने भी आ गए हैं ना, तो ऐप आपको फीचर भी देते हैं। आप 52 वीक लो एंड हाई देखिए,
प्राइस इक्विटी रेशियो देखिए, रिटर्न देखिए, डिविडेंड देखिए, आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप गैम्बलिंग से बचना चाहते हैं, जुआ से बचना चाहते हैं, ये ऑप्शन अगर आप इवैल्यूएट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इक्विटी से, जिस कंपनी के बारे में भी इक्विटी में आप डालना चाहते हैं, आपको आइडिया लगना चालू हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी है कैसी, इसकी टर्नओवर कितनी है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसकी टर्नओवर कितनी बढ़ रही है, इसने डिविडेंड कितना दिया, आगे का वे फॉरवर्ड क्या है, इसकी प्रोग्रेस कहाँ पे जा रही है। तो यानी एक ऐप के जरिए दोनों चीजें आपको दिख रही हैं। आप गैम्बलिंग भी कर सकते हैं और आप कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हैं। तो आज की जो एज है, मॉडर्न एज, वो है कैलकुलेटेड रिस्क की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये पूरी जानकारी देने के लिए। आई एम श्योर दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जैसा कि हमारे दोनों मेहमानों ने बताया है कि नया दौर है, नई उमंग है, आप भी आजमाइए इस नए एज इन्वेस्टिंग को, लेकिन थोड़ा सा सतर्क जरूर रहिएगा। तो पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में फिलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर भी आप हमें अपने राय दें। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।